नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन पुनः किशोर कुमार मंडल जी के पास आया हूं, जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। इनका एनजीओ समता ग्रामीण विकास है, जो लगभग बिहार के सभी जिलों में कार्य करता है। एनजीओ चलाने का इन्हें लंबे समय से अनुभव है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के युवा पीढ़ी एनजीओ कैसे बनाएं और कैसे चलाएं। सर, थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स बताइएगा, ताकि हमारे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, इनके बारे में जाने और एनजीओ स्टार्ट करें। धन्यवाद सद्दाम जी। पहले तो आप कुर्सी ले लीजिए और आप आए। सद्दाम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र में से हैं और विभिन्न सामाजिक विभिन्न मुद्दों पर इनका वीडियो बनता है और ये युवा पीढ़ियों को तरह तरह का संदेश देते हैं और युवा पीढ़ी को देखना चाहिए इनका वीडियो। आज का जो विषय है बहुत ही रोचक विषय है और समाज उत्थान के दिशा में कार्य करने वाला विषय है। अब हमारा समाज है, कई रूढ़िवादी परंपरा भी है। हमारे समाज में कई तरह का भावना है, हीन भावना है, शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य में कमी और भी अन्य तरह की बहुत मुद्दा है, जिनको हम लेकर आज हम बात करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो इस मुद्दा को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक, बहुत ही कल्याणकारी मुद्दा है, इस मुद्दा में बात करने के लिए एनजीओ शब्द का इस्तेमाल हमारे सद्दाम भाई किए। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम लोग स्वयंसेवी संस्थान बोलते हैं। स्वयंसेवी संस्थान बनाने का तरीका क्या है, कैसे हम उसको बनाएं और कैसे हम उसको चलाएं, यही विषय है। एनजीओ बनाने के लिए आप गांव में क्लब देखते होंगे, गांव में युवा का संगठन देखते होंगे। तो जो युवा का संगठन है या क्लब है और उससे आप खेलकूद करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अन्य कोई सामाजिक गतिविधि करते हैं, तो ऐसे युवा आप लोग एक बैठक करें। उस बैठक का नाम होता है, एनजीओ में 2 कमेटी होता है, आम सभा समिति और कार्यकारिणी समिति। आम सभा समिति में आप 20, 25, 30, 50 युवक मिलकर एक एनजीओ बनाने का निर्णय लें और उसका कोई नाम रखें। एनजीओ का क्या नाम होगा? कई तरह का नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, और उसको आम सभा समिति बोला जाता है। आम सभा का बैठक होता है और उस बैठक में आप नामकरण करें कि हमारा एनजीओ होगा, जिसका नाम ये होगा। कुछ भी नाम रख सकते हैं और वो नाम रखें। और नाम रखने के बाद आप कहाँ एनजीओ का ऑफिस होगा, दफ्तर कहाँ होगा, आप कार्यालय का पता बतावें कि ये कार्यालय होगा और यहाँ इसका ऑफिस होगा जो नियमित चलेगा। आपका नामकरण हो गया, आपका एनजीओ का पता हो गया। अब एनजीओ में दूसरी कमेटी का चयन करें, कार्यकारिणी समिति का। कार्यकारिणी समिति में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य का उसमें से चुनाव कर लें। 7 से अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन जितना अधिक रखिएगा तो उतना ज्यादा बड़ा होगा, तो फिर बैठक बुलाने वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कम से कम 2/3 सदस्य के साथ ही बैठक हो पाती है, कोई प्रस्ताव पारित हो पाता है। तो इसलिए अक्सर लोग 7 सदस्य रखते हैं। सदस्य में ध्यान रखें कि कोई रिलेशन न हो और ब्लड रिलेशन नहीं हो। और जब आप सदस्य का चुनाव कर लेते हैं, तब फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन के बायलॉज बनाते हैं। आप बायलॉज बनाइए, बायलॉज जिसको नियमावली बोलते हैं। उस नियमावली में कानून कायदा, क्या काम करना है, खेल से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, आपको स्वास्थ्य से संबंधित, युवा कल्याणकारी योजनाओं से, सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, लाभुक तक पहुंचाया जाए, अन्य उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, वो तमाम चीज आप बायलॉज में रखें। क्योंकि आपका जो बायलॉज होगा, जो नियमावली होगा, आपको उसके तहत ही काम करना होगा। फंड का सोर्स क्या होगा, कैसे हम फंड जुटाएंगे, इन तमाम चीज को करके
फिर आपको किसी न किसी बैंक में आपको खाता उस नाम से खुलवाना है और फिर आपको अब रजिस्ट्रेशन कराना है। जो कई नियमों में, कई एक्ट में संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है। हम मुख्य रूप से एक सरल जो एक्ट है, जो नियम है, उसकी बात करेंगे। उसका नाम है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860। हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाएंगे? तो मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार, जो कि विकास भवन पटना में अवस्थित है। हम लोग बायोलॉज तैयार करके और ये नियमावली वगैरह सब कुछ बना के, सब जितने मेंबर होंगे सबका आधार कार्ड के साथ, साइन वगैरह के साथ, आम सभा की बैठक के साथ हम लोग निबंधन कार्यालय में पटना में जमा कर देंगे और तब हमको रजिस्ट्रेशन छानबीन होगा। फिर हमको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है। जब हमको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है तब हम रजिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे? आप अगर अकाउंट पहले नहीं खोले तो फिर से आप अकाउंट उस नाम से खोलवा लीजिए और अकाउंट खोलाने के बाद अब छोटा छोटा काम करना है। छोटा छोटा काम करने के लिए आपको पूंजी चाहिए। पूंजी इकट्ठा कैसे होगा? तो पूंजी इकट्ठा के लिए आप गांव में चंदा लीजिए या जो सदस्य हैं उससे भी मेंबरशिप लेना है। इस तरह से आप काम करते रहिए और हर एक काम को बारीकी से आप खाता बही में उसको कहां से आया और कहां गया उसको एंट्री करते हैं। इस तरह से अब आप आगे बढ़ें और जब आप आगे बढ़ते हैं तो ज्यों ज्यों आपकी संस्था काम करेगी, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा, तब त्यों त्यों आपको फंड की आवश्यकता होगी। सर एनजीओ में फंडिंग कैसे, कहां से लाए सर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि फंडिंग कैसे आए। सबसे पहले तो आपको पहले ही बता रहे कि आपको बायोलॉज में लिखना पड़ेगा कि आपको फंडिंग का सोर्स क्या क्या होगा। ये बायोलॉज में ही लिखना पड़ता है। फंडिंग का जो सोर्स है वो कई तरह से आता है। चंदा से आता है और बिहार सरकार से आता है, भारत सरकार से आता है। CSR एक फंडिंग आजकल है। भारत सरकार के नियमानुसार भारत में जितनी कंपनियां काम करती है उनको जितना मुनाफा होता है उसके 2% सोशल रिस्पॉन्डिंग में लगाना पड़ता है। उसको CSR कहते हैं, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्डिंग। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्डिंग, तो उसके तहत भी पैसा आता है। इसके अलावे देश से विदेश से भी जो दाता संस्था होता है, जिसको फंडिंग एजेंसी कहते हैं, उनसे भी फंड प्राप्त होता है। लेकिन जब आपको फंड के लिए आप अप्लाई करना पड़ेगा, आपको योजना बनाना पड़ेगा, आपको किस काम के लिए फंड चाहिए, जिस काम के लिए फंड चाहिए उस काम के लिए आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, जिसको कार्य योजना हम लोग बोलते हैं। कार्य योजना तैयार करके आप विभिन्न विभागों में, जैसे कि बिहार सरकार का कई विभाग है जो एनजीओ के सहयोग से काम करती है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के लिए काम करती है, शिक्षा विभाग में शिक्षा के लिए काम करती है, खेलकूद विभाग में खेलकूद के लिए काम करती है, पर्यावरण पर काम करती है और इसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे कि फिर महिलाओं में रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देने का काम है। तो इस तरह से तमाम सामाजिक गतिविधियों को, समाज कल्याण के कार्यों को एनजीओ के द्वारा सरकार भी काम करना चाहती है। एनजीओ को सहयोग के लिए भी काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आप बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में आप प्रोजेक्ट डालिएगा तो सरकार आपको आर्थिक सहयोग करेगी। उसका लेखा जोखा, ऑडिट वगैरह सब करके फिर आपको जमा करना पड़ता है। आप भारत सरकार से भी योजना ले सकते हैं। भारत सरकार में कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। वृद्धावस्था के लिए है, वृद्धाश्रम है, विधवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। अभी जैसे बाल श्रमिक की हम बात करें तो बहुत सारा बाल श्रमिक जिसको स्कूल में होना चाहिए, वो काम करता है, भट्टी में काम करता है, वो चाहे दुकान में काम करता है, न दुकानों में काम करता है, हाइजीनिक काम करता है, नॉन हजार्डियस काम करता है। तो उनको बाल श्रमिक के कामों से दूर करके स्कूल भेजने का काम सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, एनजीओ की भी जिम्मेदारी है। तो एनजीओ उस काम को कर सकता है, जागरूकता फैलाकर कर सकता है।
जागरूकता कई तरह से कर सकते हैं आप, उसके लिए भी फंडिंग है। अभी जैसे स्कूल में 100% उपस्थिति नहीं है, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। अस्पतालों में बहुत सारी काम आप कर सकते हैं, सेवाओं का काम कर सकते हैं। इन तमाम तरह के काम के लिए सरकार फंड देती है और उसका सही जगह पर सही तरीके से फंड का इस्तेमाल करते रहिएगा तो वो काम आपका आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से कोई भी संस्था छोटी से धीरे धीरे बड़ी संस्था हो जाती है। और जितनी आप जैसे शुरुआत किसी काम छोटे काम से करते हैं, जितना अच्छा काम कीजिएगा, फंड का जितना सदुपयोग कीजिएगा, फंड का लेखा जोखा जितना ठीक होगा, इसका समय पर ऑडिट करना, समय पर जमा करना, फिर आपकी संस्था को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी जब आप नहीं, रिटर्न कई स्तर पर करना पड़ता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। जीएसटी तो फिर अलग बात है, जीएसटी के लिए अलग ये होता है। आपको जब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, मूल रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, उसके बाद फिर आपको कई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले 12A जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रजिस्ट्रेशन है, 12A लेना होगा। उसमें आप जब 12A पर काम करते हैं तो फिर आपको टैक्स फ्री हो जाएगा संस्थान। उसके बाद 80G लेना होगा, जिससे कि अगर कोई दान देता है, कोई डोनेट करना चाहता है, उसको भी टैक्स में 50% छूट मिलता है। इसी तरह से ESR लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको EPF लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप FCRA लेना पड़ेगा, जिससे कि आप फॉरेन फंडिंग मिलेगा। तो ये फिर कई तरह से आपको फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हर काम के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जैसे फूड पर कोई काम कीजिएगा, या फूड सप्लाई कीजिएगा, या पेशेंट को फूड दीजिएगा, तो इसके लिए फिर आपको फूड लाइसेंस लेना होगा। तो इस तरह से कई, फिर लेबर आपके संस्था में रहेगा तो लेबर के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कई रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे आपको लेना पड़ेगा और ISO लेना पड़ेगा। तो जब जिस एक्ट में काम जरूरत पड़ता है, उस एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन आपको मिलता चलेगा, सुलभ तरीके से मिलता चलेगा। बहुत कठिनाई नहीं है, बस काम अच्छा होना चाहिए, काम बेहतरीन होना चाहिए, लेखा जोखा ठीक ठाक होना चाहिए और समय पर रिटर्न फाइल, ऑडिट वगैरह सब अगर करते हैं तो आपको काम भी मिलता चला जाएगा, आपकी संस्था धीरे धीरे बड़ी होती चलेगी। अब एक बात और करना चाहेंगे कि NGO को लोग कमाई का जरिया मानता है, लेकिन वो कमाई का जरिया नहीं। NGO समाज सेवा के लिए है, समाज उत्थान के लिए है, सामाजिक काम करने के लिए है। हाँ, ये जरूर है कि आपका जीविका भी चले, तो इसीलिए एक मिनिमम आर्थिक सहयोग आपको उस संस्थान से मिलेगा, जिससे कि आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। उसमें संस्थान में जो काम करता है, एक न्यूनतम जीवन मान चलाने के लिए उसको फंड में व्यवस्था किया गया है। और इसीलिए जो भी NGO चलाता है वो लगातार इसलिए चला पाता है कि उसको न्यूनतम जीवन मान चलाने के लिए उसमें फंडिंग की व्यवस्था रहती है, तो उससे वो चलता है। और अब रही बात कि आपस में जब आप काम करते रहेंगे तो आपस में बैठक करना पड़ता है। जैसे कि बायोलॉजी में हम चर्चा किए थे, बायोलॉजी में तिमाही बैठक करना है, फिर आम सभा की बैठक, वार्षिक बैठक करना है। तो इस तरह का जब प्रावधान होता है तो आपको बायोलॉजी के हिसाब से समय पर बैठक करना होगा। जब आप बैठक करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बैठकर जो पिछला काम हुआ है 3 महीना का, उस तमाम कामों की समीक्षा करें, सब मिलकर एक एक काम पर समीक्षा करें। और जब समीक्षा हो जाता है तो फिर उसको प्रस्ताव में सबको लिखें, अगले 3 महीना तक हम क्या काम करेंगे या अगले 1 साल तक हम क्या काम करेंगे। आपको कार्य योजना बनाना और उसको भी प्रस्ताव में लें कि अगले 3 महीना में या अगले 6 महीना में या अगले 1 वर्ष में हम ये काम करेंगे, उसको भी प्रस्ताव में लें। तो और फिर जब आप ये सब रजिस्टर ठीक रखते हैं, रजिस्टर कई तरह का होता है। एक तो हो गया कार्यकारिणी की बैठक,
यस सर। दूसरा हो गया आम सभा की बैठक पंजी। यस सर। और फिर जितना चीज आप सामान खरीदते हैं उस सबको बाजाबता वोचर रखें, क्योंकि जब आपका ऑडिट होता है तो आपके वोचर के अनुसार ही ऑडिट होगा। और संस्था में जब काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको संस्था में एक लेखापाल रखें, जो ऑफिस स्टाफ होगा वो जितना भी खर्च होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, दोनों का हिसाब बारीकी से रखेगा। कैश बुक बढ़िया से मेंटेन, आजकल तो ई कैश बुक हो गया है, पहले तो हार्ड कॉपी चलता था, आजकल ई कैश बुक में सब रहता है। ई कैश बुक तैयार करते रहेगा और समय पर ऑडिट हो जाएगा। और जब और काम बड़ा होगा तो आपको ऑडिटर रखना होगा, ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने के बाद उसको फिर आप सरकार में जमा करना होगा। आजकल तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी हिसाब देना पड़ता है, उसमें भी आप सालाना लेखा जोखा के साथ एनुअल रिपोर्ट जो तैयार होता है आपको, एक तो आपका ऑडिट रिपोर्ट होता है, फिर आपका एनुअल रिपोर्ट होता है, और उसको आप जमा करना पड़ता है इसमें निबंधन डिपार्टमेंट में। ये सब चीज आप ठीक करें। और एनजीओ बहुत सुनहरा अवसर देता है युवाओं को समाज सेवा करने का, अच्छा काम करने का, देश में आर्थिक उन्नति के लिए, विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए, समृद्ध समाज के लिए। तो इस तरह से वो बहुत सुनहरा अवसर आपको देता है। और जो युवा नौकरी प्राप्त नौकरी की ओर जाते हैं, नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, आजकल तो नौकरी को बहुत सम्मान है, लेकिन आप एनजीओ चलाते हैं तो उससे कम सम्मान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए युवा पीढ़ियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप एनजीओ बनाएं और एनजीओ को बेहतर ढंग से चलाएं, और फिर आप काम का चयन करें और लोगों को भी इस तरह से सहयोग करें। दिनहीन को उसके द्वारा बहुत सारा काम होता है, रिलीफ का भी काम कर सकते हैं, आपदा पे काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा काम है जिसको आप चला सकते हैं। सर एनजीओ में 3 आदमी में बना सकते हैं या 7 आदमी मिल जाएगा सर? देखिए, आप जो 3 आदमी 7 आदमी की बात करते हैं वो ट्रस्ट एक्ट यस सर 1882 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। ट्रस्ट कई तरह का होता है, पारिवारिक ट्रस्ट होता है जिसको 3 आदमी से भी आप बना सकते हैं, और जिसमें कि पति पत्नी या परिवार का अन्य कोई सदस्य हो सकता है। लेकिन जब आप पारिवारिक ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें अनुदान आपको नहीं मिलेगा। अनुदान के लिए कम से कम 7 व्यक्ति होना चाहिए, चाहे ट्रस्ट एक्ट बनावे और चाहे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आवे। दोनों एक्ट में कम से कम 7 आदमी होना चाहिए। सरकारी अनुदान के लिए या CSR के लिए या फॉरेन फंडिंग के लिए उसमें रिलेशन और ब्लड रिलेशन नहीं होगा, तो बाहर से आपको फंडिंग मिलेगा, तभी आपको बाहर से आपको फंडिंग मिलेगा। अन्यथा अगर आप पारिवारिक ट्रस्ट बनाते हैं तो फिर उसमें आपको बाहरी फंडिंग का गुंजाइश नहीं रहता है, क्योंकि जो FCRA डिपार्टमेंट आपको FCRA का सर्टिफिकेट देता है उसके लिए IB का जांच होता है, और IB कई गहन बिंदुओं पर ध्यान रखती है, जिसमें खास ध्यान ये रखती है कि कोई परिवार का सदस्य तो नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3 आदमी से बनने वाला ट्रस्ट में अनुदान प्राप्त नहीं होगा। परिवार के सदस्य या ब्लड रिलेशन वाले संस्थान को किसी भी तरह का फंडिंग प्राप्त नहीं होगा। ब्लड जैसे बताएं कि एनजीओ में जो सदस्य होगा वो पढ़े लिखे होना चाहिए या जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, एनजीओ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे नहीं हों। बस ये है कि उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और अंगूठा निशान तो चलता नहीं है, उसको सिग्नेचर करने के लिए आना चाहिए, लेकिन जानकार होना चाहिए। पढ़े लिखे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जानकार होना चाहिए। समझ अच्छी होनी चाहिए, कामों का समझ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट का समझ होना चाहिए, काम चयन करने का समझ होना चाहिए, काम करने का समझ होना चाहिए, तो ये जरूरी है। और सर एक बता दें कि एक ही जैसे कि हम एक कटिहार डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं, एनजीओ हम खोल रहे हैं, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट कहीं होना चाहिए या बिहार का हम कहीं से भी लाके हम अपने? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका।
इस सवाल पर ध्यान जाना चाहिए। एनजीओ जब आप बनाते हैं तो जब सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आप देते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है कि आप बिहार प्रदेश में काम करना चाहते हैं या पूरे भारत में काम करना चाहते हैं। अगर आप बिहार प्रदेश में काम करना चाहते हैं तो आज के तिथि में, अभी 2026 है, आज के तिथि में आपको बिहार में काम करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 15,500 रुपया लगेगा। अगर आप भारत भर में काम करना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि हम पूरे भारत में काम करेंगे। तो उसके लिए 25,500 रुपया आज के तिथि में रजिस्ट्रेशन फीस है। तो अब आपको ये तय करना होगा कि हम बिहार भर में काम करें या भविष्य में भारत भर में काम करें। अगर आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में काम करना चाहते हैं तो आपको अच्छा रहेगा कि आप भारत भर में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। सर जैसे हम रजिस्ट्रेशन करा लिया, मेरा सारा कार्यक्रम ठीक हो गया, एनजीओ बन गया, तो एनजीओ बनने के तुरंत बाद ही काम मिलना स्टार्ट हो जाता है या कुछ दिन लगता है सर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। किसी भी एनजीओ में तुरंत कोई फंड नहीं होता है। एक तो पहली बात है कि एनजीओ तुरंत नहीं बनता है। एनजीओ अब कुछ समय से काम करने के बाद तब आप निर्णय लेते हैं। आप पहले से सामाजिक काम कर रहे हैं, ये दर्शाना पड़ता है कि हम इतना साल से काम कर रहे हैं। तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं कि अब हमको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो गया है, अब बिना रजिस्ट्रेशन का हमको काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन का कोई काम करना उचित नहीं होता है, कानूनन ठीक नहीं है, वो गैर कानूनी हो जाता है। अब आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद 3 वर्ष तक आपको लगातार काम करना होगा और 3 वर्ष का लेखा जोखा तैयार करके, ऑडिट वगैरह तैयार करके 3 वर्ष के बाद आप कोई भी फंड लेने के लिए ये उपयुक्त हो जाते हैं। तभी 3 वर्ष के बाद आप फंड के लिए अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि एनजीओ के सदस्य अगर कोई डेट उठ कर गए सर, तो उसके लिए क्या फंडिंग है? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको नया अगर जोड़ना है तो उसके लिए क्या? हाँ, ये भी सवाल है। एनजीओ में तो बहुत सारा, अब जैसे मेंबर है हमारा, उसमें से एनजीओ आपका ये कहना है कि जो मेंबर हो गया क्या वो परमानेंट रहेगा या मौत के बाद क्या होगा, या फिर उसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो उसमें प्रावधान होता है, वो बैलोज में आपका लिखा हुआ होगा, ये नियमावली में होगा कि आपका कोई सदस्य स्वेच्छा से अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो आवेदन देंगे और वो सदस्यता छोड़ देंगे। उसके स्थान पर दूसरे सदस्य को लेने के लिए पुनः आपको बैठक करके, बैठक में निर्णय लेना होगा कि वो सदस्यता छोड़ दिए हैं, नए सदस्य का हम बहाल करेंगे। तो नए सदस्य का हम फिर बहाल करके विभाग को सूचना दे देंगे। एक हो गया। दूसरा है कि कोई सदस्य पागल हो गया है या दिवालिया हो गया, ऐसे स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर किसी दूसरे सदस्य को बैठक के माध्यम से हम नियुक्त करेंगे और इसकी सूचना भी हम विभाग को देंगे, निबंधन विभाग को देंगे। तीसरा अवस्था है कि कोई काम करने में सक्षम नहीं है, बैठक नहीं कर पाता है, ऐसे स्थिति में वो इस्तीफा देंगे और वो फिर जो है उसको उसकी सूचना विभाग को देंगे। चौथी स्थिति है कि लगातार वो 3 बैठकों में नहीं आता है या लगातार बैठक में नहीं आ पाता है, तो ऐसे स्थिति में 2/3 बहुमत से हम उनकी सदस्यता समाप्त करेंगे और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य की नियुक्ति करेंगे। 5वीं अवस्था होता है कि जो नियम कायदा कानून संस्थान का है, उस अब जैसे उसमें कहीं किसी गतिविधि में, गैर सामाजिक गतिविधि में, गैर कानूनी गतिविधि में, गैर संवैधानिक गतिविधि में कोई पकड़ा जाता है, तो ऐसे स्थिति में उसको सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाती है, वहां भी हम नए सदस्य का बहाल करेंगे। 6ठी स्थिति होती है कि उसमें से कोई मृत्यु किसी का हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में भी उस सदस्य के स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति होती है। तो सर आपने बहुत अच्छे बताए सर, इसके लिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करूंगा कि एनजीओ के बारे में आप बहुत अच्छा से बताएं। यहीं से मैं आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहूँगा। सद्दाम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सामाजिक सवाल लेकर आते हैं और इस पर हम लोग दोनों बात करते हैं।
और इस तरह से युवा पीढ़ियों को जगाने के लिए, युवा पीढ़ियों में उत्साह बढ़ाने के लिए सद्दाम जी तत्पर हैं समाज के लिए। हम सद्दाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर।